देश में बाल विवाह करवाना कानूनी जुर्म है। यह कानून कोई आज या कल लागू नहीं किया गया, 2007 से देश में लागू है। लेकिन जब इस कानून को लेकर असम की हिमंता बिस्वा शर्मा की सरकार ने एक्शन शुरू किया तो कुछ सियासी लोगों के पेट में दर्द उठाया। AIUDF के चीफ बदरुद्दीन अजमल को 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले ये ध्रुवीकरण करने का बीजेपी का प्लान लग रहा है। इलेक्शन सामने आ रहा है तो बीजेपी शासित जितने राज्य हैं उन सब में कुछ ना कुछ नए गुल खिलाए जाएंगे। हिंदू मुस्लिम में बंटवारा करने की कोशिश की जाएगी। शादी ब्याह 18 साल से पहले लड़कियों का नहीं होना चाहिए, 22 साल से पहले लड़कों का नहीं होना चाहिए। हम भी इसके पक्ष में हैं, लेकिन तरीका ये नहीं है जो सरकार कर रही है, ये बिल्कुल मुस्लिम मुखालिफ है। इसके मौलानाओं को समझ लेना चाहिए, देश संविधान से चलेगा, ना कि आपके कहने से चलेगा। जब बाल विवाह अनैतिक है, बाल विवाह कानून के विरुद्ध है, तो आपको करना ही नहीं चाहिए। और लगातार सरकार को क्वेश्चन से कुछ नहीं बनना पड़ेगा, आपको संविधान के अनुसार चलेगा। आपके नियम और कानून आपके लिए है, लेकिन देश को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि देश के जो नियमावली पे उस पर काम करें। दरअसल पिछले कुछ दिनों से असम में सरकार ने बाल विवाह के खिलाफ एक बड़े स्तर पर अभियान छेड़ा है। इस अभियान के तहत अब तक करीब 2000 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। असम पुलिस के मुताबिक अब तक गुवाहाटी से 53 लोग, धुबरी जिले से 131 लोग, विश्वनाथ जिले से 132, बारपेटा से 110, नागांव से 100, होजाई से 91, बंगाई गांव से 87 और गोलपारा से 67 लोगों को बाल विवाह अधिनियम और पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 50 से अधिक पुजारी और मौलवी भी गिरफ्तार किए गए हैं। हम लोगों ने बंगाईगांव जिले में 140 केस रजिस्टर किए हैं। उसमें से कल रात से हम लोगों ने जो ऑपरेशन किया है उसमें 87 आदमी हम लोगों ने एक्यूज्ड अरेस्ट किए हैं अभी तक। और सारों जो जितने भी एक्यूज्ड हम लोगों ने अरेस्ट किया, कल हम लोग कोर्ट में प्रोड्यूस कर रहे हैं। हाँ, इसमें आपका 29 ग्रूम्स है, फैमिली मेंबर्स है और काजी और प्रीस्ट भी हैं। असम सरकार के एक्शन पर हाहाकार इसलिए भी मचा है क्योंकि बिस्वा सरकार ने बाल विवाह निषेध के साथ गिरफ्तार लोगों पर पॉक्सो एक्ट भी लगा दिया। सरकार की मंशा साफ है कि किसी भी लड़की का बाल विवाह के नाम पर शारीरिक शोषण नहीं होना चाहिए, जबकि बाल विवाह अधिनियम के तहत अगर शादी हो गई तो वो दूल्हे और दुल्हन के बालिग होने के बाद तलाक लेने पर खत्म होगी। साथ ही सजा सिर्फ 2 साल और 1 लाख का जुर्माना। ऐसे में अगर एक्शन पॉक्सो एक्ट के तहत होगा तो संदेश सख्त जाएगा। लेकिन सियासी पार्टियां अपने अल्पसंख्यक वोट के चक्कर में बच्चियों के जीवन से खिलवाड़ने से चूक नहीं रही। यह अलग बात है कि इन्हीं पार्टियों के नेता अपने बच्चों की शादी बालिग होने के बाद ही करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। असम की सरकार ये कदम क्यों उठा रही, दरअसल इसे भी समझिए। 21 से लेकर 24 साल तक की जो महिलाएं हैं असम में आज की डेट में, उनमें से 31% ऐसी महिलाएं जिनकी जो शादी थी वो 18 साल से पहले की उम्र में कर दी गई। और आपको यह भी बता दें कि 11.7% ऐसी महिलाएं हैं जो उम्र से पहले गर्भवती हो जाती। पालन करते हैं, चाहे हिंदू हो कि मुसलमान हो, सिख हो कि ईसाई हो जी। लेकिन आसाम में आप मुसलसिल देख रहे हैं कि वहां के मुख्यमंत्री किसी ना किसी तरीके से पोलराइजेशन करने की कोशिश में है। कभी वो यूसीसी के नाम पर पोलराइज कर रहे हैं तो कभी किसी चीज के नाम पर पोलराइज कर रहे हैं। इस बात से कतई तौर पर इनकार नहीं किया जा सकता कि हमारे अपने देश की राजनीति धर्म के आधार पर टिकी हुई है और कुछ मुस्लिम नेता भी है जो धर्म के आधार पर राजनीति करते हैं और बीजेपी तो टोटली धर्म के आधार पर राजनीति करती है। बात तो विकास की बहुत होती है और जो है सबका साथ सबका विकास की बात की जाती है, लेकिन ऐसा कोई बात प्रैक्टिकल नहीं देखा जाता। रहा सवाल कि आसाम की सरकार ने अगर बाल विवाह के खिलाफ में एक्शन लिया है तो वो एक्शन के हम खिलाफ नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान जो संविधान से चलेगा, हिंदुस्तान कानून से चलेगा। चाहे मुसलमान हो कि हिंदू हो, जो कोई भी हो, सबको कानून का पालन लेकिन करना अली पड़ेगा। कादरी साहब, आपने इसमें 2 चीजों का रेफरेंस दिया। एक तो आप ये कह रहे हैं कि यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड जिसको लेकर आसाम सरकार आगे बढ़ रही है, और दूसरा आपने कहा कि इस मामले में मुस्लिमों को लेकर आसाम सरकार के इंटेंशन को लेकर आप सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो सर असम की स्थिति है जहां पर 2022 का आंकड़ा कहता है कि देश में सबसे ज्यादा मृत्यु दर वाला राज्य है महिलाओं के लिए, जो कि बच्चे को जन्म देती हैं और मर जाती हैं। तो सर वहां पर तो कदम उठाया जाना जरूरी था।
हाँ, और तो उसमें क्या हिंदू क्या मुस्लिम सारे असम की सारी महिलाएं इससे सुरक्षित रहेंगी। इसके लिए आप जो है जच्चा बच्चा स्कीम पर तवज्जो दीजिए ना। अगर वो किसी बीमारी से जो है वो मृत्यु दर बढ़ रहा है तो आप उसको शादी पर क्यों लाद रहे हैं? कम उम्र में शादी होगी और जल्दी बच्चे होंगे तो बच्चे कुपोषित होंगे ना सर। ये तो बड़ी स्ट्रेटेजी है, इसका तो स्वागत हर किसी को करना चाहिए। 18 साल की उम्र के बाद ही शादी होती है और एज पर मेडिकल रिसर्च 18 इयर्स के बाद महिला सक्षम होती है बच्चा जन्म देने के लिए। जी नहीं तो सर आंकड़े ये बता रहे हैं कि आज के समय में 21 से 24 साल की महिलाएं जो बच्चे को जन्म दे रही हैं वो जल्दी शादी कर चुकी थी और उनमें से 11% ऐसी महिलाएं हैं जो कि 18 साल से कम उम्र में बच्चे को जन्म दे रही हैं। नहीं, दिक्कत वहां तो आ रही है ना सर, उन 11% महिलाओं की तो सोचनी पड़ेगी ना सर, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। बराबर सोचना चाहिए। 18 साल से कम उम्र की लड़की का विवाह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर कोई कर रहा है तो गलत कर रहा है, लेकिन तो फिर सर धार्मिक चश्मे से क्यों? प्रमोद स्वामी जी, सीधे तौर पर लांछन आरोप आप पर लगाया गया कि बीजेपी धर्म के आधार पर लोगों को बांटती है। इस तरह की कार्रवाइयों को भी हिंदू मुस्लिम से जोड़कर देखा जाता है। नहीं देखिए, इसके पहले मैं दो बातें कहना चाहूंगा कि देश संविधान से चलेगा और संविधान सबके लिए है। इसीलिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी कहते भी हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब ये जो राजा राम मोहन साहब ने भी सती प्रथा के विरुद्ध 18वीं सदी में एक सामाजिक आंदोलन भी किया था। तो मैं तो ये कहूंगा कि कानून तो अपना काम करेगा ही, लेकिन सामाजिक स्तर पर भी जो राजनेता या सामाजिक कार्यकर्ता या अन्य किसी धार्मिक संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, उनका भी ये दायित्व है कि वो समाज को जागरूक करे। अगर 14 साल की उम्र में हमारी बच्चियों की शादी की जाती है तो फिर उससे क्या है कि बच्चियों की जो किसी ने नहीं किया सर, महिलाओं की मृत्यु दर जो है। ये सवाल उठाकर मैं अली कादरी जी आ रहा हूं आपके पास। इसमें तो कोई धर्म की बात नहीं है। मैं अली कादरी जी आऊंगा आपके पास। प्रमोद जी मैं आपके पास भी आ रहा हूं। तो क्यों देख रहे हैं? ठीक है, दानिश जी मुझे बताइए कि जो नियम लागू किया गया है वो क्या बोल के लागू किया गया कि नहीं ये मुस्लिम महिलाओं के लिए, हिंदू महिलाओं के लिए नहीं? कार्रवाई तो सब पर बराबर हो रही है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि कानून जो है कोई भी सरकार का समाज को सभ्य बनाने में और फ्लूइड बनाने में उपयोगी होना चाहिए। आप हमारे यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी इतनी है, हमारे यहाँ 302 की धारा है, तो क्या उससे कत्ल बंद हो गए? लोगों को ये समझाने की जरूरत है, बच्चों को, महिलाओं को अवेयर करने की जरूरत है कि आप अपने परिवार में जो बच्चियां हैं, जो महिलाएं हैं, उन्हें ये बताने की जरूरत है कि एक जो उम्र है उसकी शादी की, उस वक्त तक आप इंतजार करें। अब आप मुझे बताइए, कानून तो चाइल्ड मैरिज एक्ट तो नाफिज है ही, लेकिन ये जो पोस्को और ये सारी जो चीजें हैं, मैं तो कह रहा हूँ किसी भी परिवार पे लगाने की जरूरत नहीं है, उनका काउंसलिंग करने की जरूरत है। लोग तो हमारे ही मुल्क के हैं। नहीं, दानिश साहब एक मिनट, दानिश साहब मुझे एक बात बताइए, देश को आजाद हुए 70 साल से ज्यादा हो गए, हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। दानिश जी एक मिनट, दानिश जी, दानिश मेरी बात तो सुन लीजिए, मेरी बात तो सुनिए, मैंने आपकी बात सुनी, मेरा काउंटर सवाल सुनिए। मैं कह रहा हूं कि देश 70 साल से आजाद हो गया, नियम 2006 में बन गया था, उसके बाद से उन नियमों पर कड़ाई से पालन करने की भी बात कही जाती रही। तो अब तक समझा दिक्कत क्या है कि जो ग्रामीण इलाकों में जहां पर यह प्रथा चलती आ रही है वहां पर लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे, वहां पर पूरा का पूरा गुट जो है वो बाल विवाह करवा देता है। तो वहां पर कड़े कानून होंगे तो कम से कम लोगों में डर तो रहेगा। दानिश कुरैशी साहब, लेकिन पॉक्सो क्यों? आपका सवाल था पॉक्सो क्यों? दरअसल जो नाबालिग लड़कियां होती हैं उनके ऊपर जो यौन अत्याचार होते हैं उसके लिहाज से ये कानून बनाया गया है। उनके खिलाफ सख्त कड़े कदम उठने चाहिए, लेकिन पॉक्सो जैसे कानून का इस्तेमाल ठीक है विनोद बंसल साहब, लेकिन इस कार्रवाई पर तो कहीं सवाल की गुंजाइश नहीं थी, लेकिन इस कार्रवाई को भी हिंदू मुस्लिम में बांट दिया गया। कहा गया कि बीजेपी जानबूझकर एक धर्म विशेष को टारगेट कर रही है। विनोद बंसल जी, देखिए अनुराग जी, बात यह है कि मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन आज आपकी डिबेट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया कि वो कहते हैं कि चोर की दाढ़ी में तिनका। सरकार ने नियम किस लिए बनाया था और किस पे अप्लाई हो रहा है और कौन उसका उल्लंघन कर रहा है, ये आपके डिबेट में साफ साफ नजर आ गया। आखिरकार सरकार ने कोई भेदभाव तो नहीं किया ना जी। जो कानून जिसने बनाया था, कानून संसद ने जब कानून बनाया था पॉस्को एक्ट, तो उस समय तो किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये मुसलमान ही इसकी जद में आएंगे। लेकिन आखिरकार मुसलमान ही इसकी जद में क्यों आ रहे हैं, ये इनकी वक्तव्य से पता लगता है। क्योंकि ये जो है ना, इनकी कथनी और करनी में अंतर है। मैं जिस काउंसलिंग की बात कर रहे हैं कि काउंसलिंग करना क्या है, मुस्लिम समाज का काम नहीं है क्या? कहां से आ गया भाई?
मैं कहता हूँ कानून सबके लिए, सबके लिए बराबर। एक मिनट दानिश कुरैशी साहब, दानिश कुरैशी साहब, एक मिनट, मैंने अच्छा खासा वक्त दिया आपको, दूसरों के टाइम पर उन्हें बोल लेने दीजिए। मैं कहता हूँ उन हिंदुओं के लिए क्या सिंधु परिषद ने कोई आवाज उठाई क्या? किसी और ने आवाज उठाई क्या? नहीं। ये सिर्फ जिहादी लोग क्यों चिल्लाने लग जाते हैं? क्योंकि नहीं, लेकिन विनोद बंसल साहब, उनका तर्क ये है कि आप पॉक्सो क्यों लगा रहे हैं? आप तो काउंसलिंग करवाइए। जो 70 साल से काउंसलिंग में नहीं हो पाया, वो कह रहे हैं अगले 70 साल और काउंसलिंग करवाइए। उनको किस तरीके की भाषा ये इनकी मानसिकता है जी, जनसंख्या जिहाद चलाना है इन्होंने। और देखो मिशन 2047 जो है ना PFI का है, उसके पीछे लगे हुए हैं ये लोग। लेकिन ये भारत की जागरूक सरकारें हैं, ये जागरूक के नागरिक हैं, वो इन सब चीजों को नहीं होने देंगे। अब ठीक है, मैं आ रहा हूं प्रमोद स्वामी जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेता हूं बहुत जल्दी से। मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, बेटियां किसी की भी घर की हों, जब ब्याही जाएंगी, कौन चाहेगा सर कि उनकी मृत्यु हो जाए? और अगर मृत्यु हो रही है और सरकार कड़े कदम उठा रही है, तो फिर उसको हिंदू मुस्लिम के चश्मे से क्यों देख रहे हैं? ये जो सरकार है ना, जहाँ जहाँ पे भी बीजेपी की शासित सरकारें हैं, वहाँ पे इस्लाम को जो है बदनाम किया जा रहा। अभी विनोद बंसल जी लव जिहाद भी बता रहे थे, अभी लैंड जिहाद भी बता रहे थे, कोरोना जिहाद भी बता रहे थे। देखिए हमारे मदरसों को वहाँ पर जो है किया जा रहा, आसाम में मदरसे को तोड़ा जा रहा, वहाँ पे मस्जिदों को तोड़ा जा रहा। तो आसाम की सरकार ने तो खुला जंग का ऐलान शुरू कर दिया है मुसलमानों के खिलाफ। इतनी चिंता इन्हें मुसलमानों की है, इतनी चिंता इन्हें हमारे हिंदू भाइयों की क्यों नहीं है? अरे मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मुझे ये बताइए ना कि इस कानून में कहाँ लिखा है कि कानून सिर्फ हिंदुओं पर लागू नहीं होगा और मुस्लिमों पर लागू होगा? मेहरुद्दीन रंगरेज साहब, मुझे एक बात का जवाब सोच कर रखिए और दीजिएगा कि इस कानून में कहां लिखा है कि यह कानून सिर्फ मुस्लिमों पर लागू होगा और हिंदुओं पर लागू नहीं होगा? और जब आप इस तरह की बातें करते हैं किसी नेशनल चैनल में बैठकर, तो आप गुमराह करने की कोशिश करते हैं साहब। क्योंकि एक भाई आपके कह रहे हैं कि काउंसलिंग आप करिए और दूसरी तरफ से आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह की कार्रवाई सिर्फ मुस्लिमों को ध्यान में रखकर की जा रही है। मैं एक बार फिर से आपके पास आऊंगा, पवन सिन्हा जी मैं आपके पास आऊंगा, लेकिन वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है। ब्रेक के उस पार भी बातचीत करते रहेंगे कि बाल विवाह पर असम सरकार के एक्शन पर कैसे सवाल उठाए जाए। समाज में कहते हैं हर कोई है कि बाल विवाह कुप्रथा है और इस कुप्रथा पर रोक लगनी चाहिए, लेकिन जब रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठाए जाते हैं तो उस पर कुछ लोग सवाल खड़े करना शुरू कर देते हैं। उस सवाल खड़े करने का बुनियाद क्या है, दरअसल वही समझने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ कई सारे मेहमान जुड़े हुए हैं। पवन सिन्हा जी मैं आपके पास आता हूं, आप क्योंकि ये कार्रवाई सब पर बराबर से इक्वली लागू की जा रही है। अगर कोई दोषी है तो वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सब पर बराबरी की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन मुस्लिम पक्ष की ओर से सवाल उठा दिए जाते हैं, हिंदू पक्ष कुछ नहीं कहता साहब। उन्हें क्या एक्सेप्टेड है कि इस कुप्रथा को खत्म किया जाए? देखिए बहुत सीधी सी बात है, इसे धर्म के चश्मे से बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। 1929 में बाल विवाह को रोकने के लिए अधिनियम बनाया गया, जिसमें एक संशोधन होता है 1978 में, और उसके बाद पुनः एक संशोधन होता है 2007 1 नवंबर को। अब उसके बाद भी देखिए कि लगातार अगर हम यूनिसेफ की रिपोर्ट पढ़ते हैं जो 2019 में आती है, और उसके अनुसार यदि देखते हैं तो भारत में आज भी बाल विवाह की दर बहुत ज्यादा है। इसमें हिंदू मुसलमान कहां से आ गया? बेटियों का मामला है, और बेटियों के मामले को हमें उस तरीके से देखना पड़ेगा। तमाम कानूनों के बावजूद भी उस दर में कमी नहीं आ रही थी, तो सख्ती से कदम उठाए। राजस्थान में भी, मध्य प्रदेश में भी, उत्तर प्रदेश ने जबरदस्त कदम उठाए, और अब असम कदम उठा रहा है। तो इसमें परेशानी की बात क्या है? बल्कि हर कौम को खुश होना चाहिए कि उसकी बेटियां अब ज्यादा हिफाजत से रहेंगी, महफूज रहेंगी। और जहां तक जच्चा बच्चा वाली बात आती है, वो यहाँ पर लागू नहीं होता, क्योंकि बच्ची का यूट्रस कमजोर है। उसके बाद आप चाहे कितनी भी उसको दवाइयां प्रोवाइड करा दीजिए, कितनी भी हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करा दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो इसे 2024 के इलेक्शन से जोड़कर बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। ये बच्चियों के लिए उठाया जाने वाला एक बहुत सशक्त कदम है, और इसकी हम सब लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए। और ये सही बात है कि जब तक पॉस्को जैसे एक्ट का टेरर नहीं होगा, डर नहीं होगा, काउंसलिंग से कुछ नहीं होने वाला। मौलाना अली कादरी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। अली कादरी जी प्लीज। 29 से लगातार हो रही। देखिए सर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 18 से पहले लड़की की शादी हो जाना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि 18 साल से पहले लड़की की शादी होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये कानून सिर्फ मुसलमानों के लिए बनाया गया है। मैं ये कह रहा हूँ कि शादी 18 साल के बाद ही होना चाहिए, उससे पहले करना कानूनन जुर्म है, हमारे अपने देश का कानून है। देखिए, स्वास्थ्य विभाग जो हर प्रदेश में होता है, उसमें चाहिए कि वो महिलाओं पर तवज्जो दे।
जो बात सही होगी। जिस तरीके से यूपी में स्वास्थ्य विभाग में महिलाओं को तवज्जो दी जा रही है, बच्चा स्कीम के तहत आप देखिए उनका अच्छा ख्याल किया जा रहा है, लेकिन जो आसाम की सरकार है ये सिर्फ और सिर्फ अपना वोट बैंक महसूस करना चाहती है, पोलराइज करना चाहती है, इसलिए आए दिन नए ठीक है पवन जी प्लीज जवाब दे दीजिए। पवन जी जवाब देना चाह रहे, मैं आ रहा हूं फिर विनोद जी आपके पास। आगे जोड़ रहा हूँ, यूपी में भी ये जो दर है 6.4% कुल रह गई है, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश में भी बहुत सख्त कदम उठाए गए थे। जब तक सख्त कदम नहीं उठाएंगे केवल जच्चा बच्चा से या काउंसिल से कुछ भी होने वाला है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम दरअसल इस बात की है कि अगर जच्चा बच्चा को लेकर कदम उठाए जाएंगे तो बोलेंगे कि कड़े कानून में 50%, तो क्यों असम में कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं? इसका जवाब मेरे ख्याल से आंकड़े दे देते। प्रमोद स्वामी साहब आप बोल लीजिए, फिर उसके बाद विनोद बंसल के पास जाता हूं। प्रमोद जी प्लीज। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि NFHS की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार जो बॉर्डर एरिया है धुबड़ी और ये जो इलाके जो है वहां जो है ये बाल विवाह की जो दर है वो 50% से ऊपर है। अब यहाँ दिनेश कुरैशी साहब बोल रहे थे कि काउंसलिंग होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए, मैंने तो शुरू में ही कहा कि सामाजिक जागरूकता की आवश्यकता है। लेकिन क्या सिर्फ सामाजिक जागरूकता से ही समाज में परिवर्तन आ जाएगा? सर सामाजिक जागरूकता तो कर ही रहे हैं सर लगातार, तो एएनएम आशावाड़ी क्या कर रही है? के साथ साथ कानून की भी आवश्यकता है। और दूसरी बात इन्होंने कही, एक मिनट में को जवाब देना जरूरी होगा क्योंकि उन्होंने हमारे आसाम की सरकार के ऊपर में सवाल उठाए हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आसाम में जो बेनिफिशियरी स्कीम है उसका सबसे ज्यादा लाभ जो है वो मुस्लिम समाज के लोगों को मिल रहा है। और आपने जो मदरसों का जिक्र किया तो मैं ये कहना चाहूंगा उन्हीं मदरसों के ऊपर में कार्रवाई हो रही है जहां आतंकवादी गतिविधियों के प्रमाण मिले हैं और जिनके आतंकवादी संगठनों से जिनके तार जुड़े हुए नहीं सर, क्या होता है कि जब कानून अपने हिसाब से सूट नहीं करता तो उसे सरकार पर थोप दिया जाता है, ये तो समझना बहुत मुश्किल नहीं है। दानिश कुरैशी साहब बहुत जल्दी से, फिर उसके बाद मैं आता हूं विनोद जी आपके पास। सिर्फ 1 सेकंड में मैं कंक्लूड करता हूं। ठीक है प्रमोद जी जल्दी से कर लीजिए प्लीज, जल्दी से कर लीजिए, वक्त लिमिटेड है। मुसलमानों ने स्वयं जाके पुलिस को सूचित किया कि यहाँ जो है इन मदरसों में इस तरह की आतंकवादी गतिविधियां होती है और उसके आधार पे पुलिस ने बिल्कुल सर, ये बात तो सामने है, ये पब्लिक डोमेन पर है, बावजूद इसके कुछ लोग इसको राजनीतिक मुद्दा बनाते हैं। दानिश जी प्लीज जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात कह लीजिए। दानिश जी देखिए प्रमोद जी ने जो बात कही है, मैंने उनसे यही पहले जो उन्होंने बात कही उसी की मैंने तायद की और मैं यही कह रहा हूं कि उनके खिलाफ सख्त कानून होने चाहिए। मैंने विरोध किया है पॉक्सो लगाने का, और वो किसी भी धर्म किसी भी समाज के परिवार के खिलाफ लगाने का। मैंने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ना लगाया जाए या हिंदुओं के खिलाफ ना लगाया जाए। मुझे हर कार्रवाई में कुछ ना कुछ कमी ढूंढी जाएगी ना सर। अनुराग जी सुनिए अनुराग जी सुनिए, 10 मिनट बिना इंटरप्ट बोलने तो मुझे बोलने दीजिए। सवाल यहाँ ये आके खड़ा रहता है कि वो हमारे नागरिक हैं। अगर वो इस पॉक्सो लगाने के बाद ये जारी रहा तो क्या हेमंत बिस्वा शर्मा ये कह देंगे कि इन्हें गोली मार दो? और यहाँ जो बैठे हैं वीएचपी के प्रवक्ता, पहले उनसे ये पूछ लीजिए कि वो देश के संविधान में विश्वास रखते हैं? ये बदरुद्दीन अजमल जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव है उसको न जाने क्या क्या भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, और खुद उन्होंने गुजरात में हिंदू राष्ट्र के बोर्ड लगा रखे हैं। ये ऐसे संविधान विद्रोहियों को स्पेस देने की जरूरत नहीं है। सवाल ये मतलब आप बदरुद्दीन अजमल को सपोर्ट कर रहे हैं? की जरूरत है कि लोगों के अंदर में एकमात्र मामला नहीं बदरुद्दीन अजमल का, ऐसे कई सारे मामले सर, उस पर डिबेट कभी और कर लेंगे। विनोद बंसल साहब बहुत जल्दी से, फिर अंग्रेज साहब में आ रहा हूं आपके पास। विनोद बंसल देखिए जो आपकी डिबेट में जिनसे आपने ओपनिंग रिमार्क लिए थे, स्टार्टिंग में तो बड़ी चिकनी चुपड़ी बातें करी और बाद में लास्ट में जाकर के खिसक के वहीं के लुढ़कनी लोटे की तरह वहीं पर आ गए, गोल गोल घुमाया और उसके बाद में वापस वहीं आ गए। अब देखिए ये है इनका दोहरा चेहरा, कभी कहते कुछ और है, मन में अंदर कुछ और छुपा रखा है और करते कुछ और है। आप देखिए कि ये इन्होंने कहा था कि पहले एक तरफ तो कहते हैं कि ये 18 साल से कम उम्र की शादी अलाउ नहीं है और हम उसको एंडोर्स नहीं करते, दूसरी तरफ करेगा नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए वैसा नहीं होना चाहिए। अरे भाई कानून लागू करना सरकार का काम है, पॉस्को भी कानून है और बाल विवाह भी कानून है, दोनों अप्लाई होनी चाहिए, क्यों नहीं होनी चाहिए? आखिरकार ये कोई मतलब है कि आपके पास ये सूटेबल तो ये कानून अप्लाई होनी चाहिए और ये सूटेबल नहीं है तो ये अप्लाई नहीं। जहाँ भी भाजपा शासित प्रदेश है वहाँ को क्यों टारगेट किया जा रहा, और जब कोई लड़की शादी कर लेती है फिर उसमें पॉस्को एक्ट कहाँ लगती है बताइए सर? कैसे टारगेट किया जा रहा है, क्या बात कर रहे हैं आप? अगर सिर्फ जुबानी तौर पर टारगेट किया जा रहा है तो ऐसे तो वो भी कह देंगे कि जहाँ पे दूसरे गैर बीजेपी शासित राज्य है वहां पर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। मुसलमानों के खिलाफ बिहार का ऐलान कर चुकी है, मुसलमानों के मदरसों को, उनकी संपत्तियों को, उनकी मस्जिदों पर टारगेट कर तोड़ रही है और लोगों को जेलों में डाल रही है। ये कहा तोड़ रही है? मुसलमानों की मस्जिद नहीं है, वो आतंकवादियों की मस्जिद है। वो
कैसी बात कर रहे हो? मुसलमानों सर आतंकी गतिविधियों में लिप्त पाई गई थी ना सर। मस्जिदों को हाथ लगा रहे हैं। मैं कहता हूं आतंकवादियों को बेटे देश के किसी भी कोने में होगी उसको तोड़ा ही जाएगा। उसके साथ कोई रहमदिली नहीं दिखाई है। सर भाषाई मर्यादाओं को ना गिराएं। आप एक राष्ट्रीय चैनल पर बैठे हुए भाषाई मर्यादाओं को ना गिराएं सर प्लीज। मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, आप अपनी बात को बहुत सहज भाषा में कह सकते हैं। नहीं ये सर सब पे लागू होती है। नहीं ऐसा मत कहिएगा बाद में कि इस डिबेट में भी ऐसा ही हुआ कि दबा दिया गया एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के लोगों को बोलने दिया गया। यह सब पे लागू होती है, सभी भाषाई मर्यादाओं को बनाकर रखें। लेकिन मुझे यह बताइए कि पवन सिन्हा साहब अगर नियम कायदे कानून लागू होंगे तो एक तरफ अगर कड़ाई से लागू होगा और बाल विवाह खत्म हो जाएगा तो फायदा तो सबका है, उसमें तो हिंदू मुसलमान तो कहीं भी नहीं आया। हाँ। ये तो सबके लिए अच्छी बात है और जच्चा बच्चा केंद्र तो सबके लिए होते हैं, लेकिन लड़की के जो शरीर की स्थिति होती है वो तो हिंदू और मुसलमान देखते नहीं है। वो तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ऑफ लैंड, जो लॉ ऑफ लैंड है 1978 से जो शुरू होता है और उसके बाद उसमें एक चेंज आता है उसमें 2001 नवंबर 2007 से, तो उसके आधार पर हो रहा है वो। तो उसमें हिंदू कहां से आ गया, मुसलमान कहां से आ गया? किसी बच्ची का जो शरीर होता है वो हिंदू और मुसलमान के हिसाब से बिल्कुल बटा हुआ नहीं होता है। तो ये तो बच्ची को बचाने का कवायद है। और इसके अली कादरी साहब बिल्कुल सही बात कही पवन सिन्हा साहब आपने। लास्ट 1 मिनट है मेरे पास में, इसीलिए अली कादरी साहब बहुत जल्दी से, तो उसके बाद प्रमोद जी आपके पास आऊंगा। अली कादरी साहब तो क्या ये पॉलिटिकल एजेंडे के तहत सूट करता है क्या कि फायदा नुकसान किसी का भी, अगर बीजेपी का बड़ा फैसला है तो हमें सवाल उठाना है ताकि हम पॉलिटिकली इसे अपनी तरीके से मोबिलाइज कर पाए? ये इंटेंशन है। बच्चियों की बात नहीं है, बच्चियों के बच्चों की बात। विवाह के खिलाफ था, खिलाफ हूँ। 18 साल के बाद लड़की की शादी होना चाहिए, लेकिन बिलखुसूस आसाम की गवर्नमेंट पोलराइज करने के लिए ये सारा मुद्दा उठा रही है और एक गरम सर कानूनी कार्रवाई होती रहती तो कौन उठाता मुद्दा? मुद्दा तो कुछ ऐसे लोगों ने उठाया जिसने हिंदू और मुस्लिम में बांट दिया इसको। कानूनी कार्रवाई तो सब पर हो रही थी सर, पंडित भी गिरफ्तार हुए हैं। दूसरे बीजेपी शासित राज्यों को मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हेमंत का विश्वास ये काम कर रहे हैं जो सारी दुनिया देख रही है, सारा हिंदुस्तान। ये क्या एक धर्म विशेष को लेकर अगर इस तरह के फैसले ले लिए जाएं या फिर उससे वो जुड़े रहें तो प्रमोद स्वामी क्या ये बीजेपी को टारगेट करना आसान है और इसीलिए आप लोगों को बार बार इस तरह की कार्रवाई पर क्वेश्चन किया जाता है? नहीं देखिए, जब हम हमारी मुस्लिम बहनों पे तलाक के नाम पे उनके स्वाभिमान के साथ जब खिलवाड़ हो रहा था तब भी हम कानून लेकर के आए। तो मैं सर दहेज को लेकर भी कानून बनाया सर, क्या बात कर रहे हैं? जो होगा समाज के हित में जो होगा वो भारतीय जनता पार्टी करेगी। हम वोट बैंक की राजनीति नहीं करते। वोट बैंक की राजनीति इन लोगों को एक एक करके प्लीज काम करते हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि है। अच्छा ठीक है, मैं एक सवाल दानिश कुरैशी साहब आपसे, एक सवाल मेहरुद्दीन रंगरेज साहब आपसे, फिर वक्त बचा तो विनोद बंसल जी फाइनल कमेंट आपसे। 10-10 सेकंड है आप लोगों के पास। मुझे दानिश कुरैशी साहब एक बात बताइए, आप चाहते हैं ना घर की बेटी बची रहे? आपकी जो आपके घर से जो बेटी ब्याह कर जाए आप चाहते हैं ना बची रहे? और आप ये भी चाहते होंगे कि बाल विवाह पूरी तरह से खत्म हो जाए? बिल्कुल। तो सर अगर ऐसा चाहते हैं आप और अगर कड़े कानूनों के साथ इसे किया जा सकता है इंप्लीमेंट, तो क्यों नहीं? फिर धर्म से क्यों देखा? आ रही है अनुराग आपके? हेलो, सवाल लास्ट वाला फिर से रिपीट करिए अनुराग। रंगरेज साहब आपने सुना सवाल तो प्लीज जवाब दे दीजिए, 10 सेकंड है। देखिए मैं अनुराग जी कह रहा हूँ, इतनी चिंता भाजपा को मुसलमानों की है, चिंता उन्हें बहुसंख्यक समाज की क्यों नहीं है? मुसलमानों के मुद्दे पर ठीक है दानिश कुरैशी साहब 10 सेकंड चढ़ाकर दिखाते हैं और उनके ऊपर ही क्यों टारगेट करते हैं? प्रमोद जी से इतना ही पूछना चाहूंगा कि इतनी सारी उन्होंने महिला सुरक्षा की और सारी बातें तो महिलाओं पे बात की, आपको वो ये भी बता दें कि देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान व्यक्ति ने एक महिला को उसमें नहीं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका। आपके सवाल यहाँ पे छूट जाते हैं, लेकिन सवाल एक बहुत बड़ा ये भी है कि आखिर आप सब लोग जब ये चाहते हैं बाल विवाह खत्म हो जाए तो फिर खत्म करने के रास्ते पर चलिए ना साहब, उसमें फिर इफबट क्यों तलाशी जा रहा है? बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा में शामिल होने के लिए। टाइम्स ऑफ नवभारत पर खबरों का सिलसिला जारी, आगे आपको दिखाएंगे राहुल